सो फ्रेंड्स, हमारा ये पार्ट 2 है चैप्टर 5 का डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन। पहले पार्ट में हमने अलग अलग चीजें देखी और 3 मेथड का स्टडी किया, उसके ऊपर साथ में इलिस्ट्रेशन भी देखे। अब हम एक और मेथड को देखने जा रहे हैं कि डेप्रिसिएशन में एक कौन सी मेथड है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। मशीन आवर मेथड नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि कोई मशीन होगा और उसकी लाइफ आवर्स में मेजर की होगी। जो साल में जितना आवर्स यूज हुआ उस हिसाब से हमें इसको डेप्रिसिएशन गिनना है। दैट इज द क्रक्स ऑफ द थिंग। अब मैं इसको आपको पढ़ के सुनाता हूं। Where it is practicable to keep a record of the actual running hours of the each machine, depreciation may be calculated on the basis of the hours that the concerned machine worked. आमतौर पर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां वगैरह जो होती है उसमें ये मेथड्स को प्रिफर किया जाता है ताकि एक्चुअल प्रोडक्शन कॉस्ट को गिना जा सके और कॉस्ट रिडक्शन के अलग अलग किया जा सके। The machine hour rate of depreciation is calculated after estimating the total number of the hours that machine would work during the whole life. However, it may have to vary from time to time on a consideration of the change in the economic and technological condition which might take place to ensure that the amount provided for depreciation corresponding to that considered appropriate in the change circumstances. मतलब कि मान लो कि कोई प्रोडक्ट के प्रोडक्शन में चेंज आया। मान लो नोकिया कंपनी मोबाइल बना रही थी, उनको पता चला कि भाई अब हमें ये कीपैड वाला नहीं बनाना है, फिर टच स्क्रीन वाला। सैमसंग ने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया, तो क्या हुआ? तो सैमसंग जब ये चेंज किया होगा टेक्नोलॉजी का, तो उन्होंने पूरा मशीन सारे बदलने पड़े होंगे या तो अपग्रेड करने पड़े होंगे। तो इस तरह से उसकी जो वर्किंग लाइफ पे डे टू डे टेक्नोलॉजिकल इम्पैक्ट होती है। या तो मान लो कि प्रोडक्शन बढ़ गया, उन्होंने सोचा था कि साल में 1 लाख मोबाइल बिकेंगे, लेकिन ऑर्डर आ गए 1.5 लाख मोबाइल। क्या करना पड़ेगा? प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। तो उस हिसाब से भी मशीन आवर्स वगैरह को बदलाव किया जा सकता है। It would be observed that the method is a variation of the straight line method under which depreciation is calculated per year. मतलब ये किसका वेरिएशन है? स्ट्रेट लाइन। Under this method it is calculated for each hour the machine works. मान लो कि मशीन की एज सोची गई कि ये मशीन जो होगा वो इसकी लाइफ जो है 20,000 आवर्स है। एक साल में वो मशीन आप अगर 5,000 आवर्स चलाते तो 5,000 आवर्स चलाते हो और टोटल 20,000 इसकी लाइफ है, तो आपको हर ये 4 साल के अंदर डेप्रिशिएट करना पड़ेगा। ओके। Schedule 2 to the Companies Act 2013, which prescribed estimated useful life of the different asset for companies, also recognize this method to some extent. एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि शेड्यूल टू द कंपनीज है, उसमें पूरा लिस्टिंग दिया गया है कि कौन सी मशीन के यूजफुल लाइफ कितने साल होगी। उससे क्या होगा कि कंपनी को एक गाइडलाइन भी मिलेगी कि भाई ये मशीन को हम इतना यूज कर पाते हैं। और जब शेड्यूल 2 में दिया होता है तो आगे जाके इनकम टैक्स या ऑडिट में बहुत सिंपल हो। It prescribes that depreciation to be charged using estimated useful life suggested in it. However, in certain category of the plant and machinery, it prescribes charging higher amount of depreciation if these assets are used for 2 shifts or 3 shifts. In a way, Schedule 2 combines straight line method and machine hour. Okay. तो मान लो कि एक शिफ्ट है 8 घंटे की, अगर कंपनी 2 शिफ्ट में चलाई जाती है तो क्या होगा? 16 घंटे मशीन चलेगी। 3 शिफ्ट में 24 आवर्स चलेगी। लाइक दैट उसमें चेंज किया जा सकता है और शेड्यूल 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट इसे मान्यता देता है। चलिए अब बात करते हैं इलस्ट्रेशन। मशीन वॉज परचेज फॉर 30 lakhs
having estimated total working of 24,000 hours. The scrap value is expected to be 2 lakhs. मतलब depreciation कितनी amount पे गिनेंगे? 30 minus 2, 28 lakh पर. An anticipated pattern of distribution of the effective hour is as follow. कंपनी 1 से 3 साल तक इसको 3000 आवर्स पर ईयर यूज करेंगे. ओके फाइन. 4 से 6 में 2600 आवर्स. 7 से 10, तो ये 4 साल का अंतराल है, ये 3-3 साल का है, इसमें 1800 आवर्स. तो हो सकता है कि डिमांड जो है शुरू में ज्यादा हो, वो डिमांड कम होती जाए, या तो मशीन की जो कैपेसिटी है प्रोडक्शन करने की वो कम होती जाती है ओवर द इयर्स. तो इसीलिए ये फिगर्स कम कर दिए गए, लाइक वॉट एवर द एस्टिमेट ऑफ द मैनेजमेंट में बी देयर. अब हमें करना क्या है? डिटरमिन एनुअल डिप्रिसिएशन अंडर मशीन आवर रेट मेथड. मशीन आवर रेट मेथड को अच्छी तरह से समझना, क्योंकि आगे जाके आपको कॉस्टिंग पढ़ना है और कॉस्टिंग के अंदर मशीन आवर्स का बहुत ही इस्तेमाल होगा. सो हम ये समझते हैं. चलिए, तो वर्किंग हमारा शुरू करते हैं. मैं यहीं पे वर्किंग आपको दिखा देता हूं. व्हाट इज द कॉस्ट? 30 lakhs minus 2 lakh, 28 lakhs. अब इसका टोटल कितने आवर्स है? 24. तो 1 से 3 साल के अंदर कितना डेप्रिसिएशन होगा? पहले फिगर निकाल लेते हैं. 3000 आवर्स का 28 lakhs divided by 24,000 multiplied by 9. 9 क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि ये 3000 आवर्स है. तो चलिए पहले 3000 आवर्स का ही सोच लेते हैं, बाद में इसको पूरा हिसाब करेंगे. तो 280 divided by 24,000 multiplied by 9,000. Sorry, 3,000. तो ये पहले साल में 3,50,000 होगा. अगर 3 साल में ये 10,50,000, तो फॉर द फर्स्ट ईयर इज 3,50,000. 4 से 6 में 2,600. अब कैलकुलेशन आसान है. 28 lakh divided by 24,000 multiplied 2,600. तो ये अमाउंट आ जाएगी 3,03,333. तो 4 से 6 ईयर में ये इतना डेप्रिसिएशन बनेगा. लास्ट के 4 साल में 1800 से मल्टीप्लाई करना है. ये अमाउंट बनेगी 2,10,000. आपको अगर टोटल कैलकुलेशन करने के लिए बोला जाए कि भाई इसमें कितना डेप्रिसिएशन होगा, तो आपको इसको दोबारा 3 से मल्टीप्लाई करना है और इस हिसाब से आप निकाल सकते हैं. ओके, तो चलिए प्रेजेंटेशन देख लेते हैं. स्टेटमेंट ऑफ द एनुअल डेप्रिसिएशन अंडर द मशीन आवर्स रेट. 1 से 3 साल, 4 से 6 और 7 से 10 साल. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. एक और मेथड है प्रोडक्शन यूनिट्स मेथड. ओके, इट इज सिमिलर टू द वर्किंग आवर, लेकिन इसमें फर्क क्या है कि यहाँ पर इंस्टेड ऑफ द आवर्स
कितने यूनिट प्रोड्यूस किए जाते हैं। मान लो मैं दोबारा वही एग्जांपल देता हूँ। एक सैमसंग कंपनी ने मशीन लिया है, जो मशीन है वो 1 लाख मोबाइल बना सकता है, तो उसका मतलब क्या है? That will be the number of unit will be 1 lakh. Under this method, depreciation of the asset is determined by the comparing the annual production with the estimated total production. The amount of depreciation is computed by the use of the following method. Depreciable amount multiply production during the period divided by estimated total production. Depreciable amount क्या है? दोबारा मैं आपको बता रहा हूँ, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू। द मेथड इज एप्लीकेबल टू मशीन प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट ऑफ द यूनिफॉर्म स्पेसिफिकेशन। मतलब एक समान अगर चीजें प्रोड्यूस करता है मशीन तो ये काम में आ सकती है। कोई मशीन है, वो मान लो प्लास्टिक फैक्ट्री है, कभी वो बकेट बनाते हैं, कभी प्लास्टिक के जार बनाते हैं, या कभी प्लास्टिक के स्टूल बनाते हैं, तो आप इसकी मेथड को डायरेक्टली यूटिलाइज नहीं करते। अगर यूनिफॉर्म है कि भाई मशीन जो है वो डेडिकेटेड बकेट ही बनाता है, तो ये मेथड चल सकती है। चलिए बात करते हैं इलिस्ट्रेशन नंबर 5 की। ए मशीन इज परचेज फॉर 20 lakhs, estimated useful life 10 years with a residual value 2 lakh. माय डियर फ्रेंड्स, कुछ आदतें हमें बनानी है। आदतें का मतलब क्या है कि यहाँ पर 20 लाख जैसे दिमाग में आया, रेसिडियल वैल्यू 2 लाख आई, तो कितना डिप्रिशिएबल अमाउंट हो गया? 18 लाख। लाइफ 10 साल है, तो क्या सोचेंगे कि अगर स्ट्रेट लाइन मेथड पे होता तो इसका डेप्रिसिएशन जो है वो हर साल 1,80,000 होता। ऐसा दिमाग में सोचने की क्यों आवश्यकता है कि अगर आप ऐसे कैलकुलेशन स्टार्ट करते रहोगे तो जो एग्जाम में पूछा गया है उसका आंसर अगर डिफर आता है या तो बहुत ज्यादा आता है, तो आपको पता चले, आपको लगेगा कि भाई एसएलएम में अगर 1,80,000 है और यहाँ तो बहुत ज्यादा डिफरेंस आ रहा है, तो तुरंत आपकी गलतियां को आप रेक्टिफाई कर। The machine is expected to produce 1.5 lakh unit during its lifetime. Expected distribution pattern of the products is as follow. 1 से 3 साल में 20,000 यूनिट। Determine the value of the depreciation for each year using production unit method. तो यहाँ बहुत सिंपल है, 20 लाख माइनस, मैं यहाँ पर डायरेक्ट कर लेता हूँ, 20 लाख माइनस 2 लाख, तो ये 18 लाख हो गया। ये 20,000 का यूटिलाइजेशन हो रहा है और टोटल यूनिट्स कितने हैं? 1,50,000। तो ये हमारा कितना अमाउंट आएगा? 2,40,000। दूसरे में ये 15,000 यूनिट है, मैं डायरेक्टली फिगर ले रहा हूँ, 18 लाख मल्टीप्लाई 15,000 डिवाइडेड बाय 1,50,000, तो ये हमारा आंसर कितना आएगा? सिंपली 1,80,000। तीसरा 10,000 यूनिट है, 18 lakhs divided by 150 multiply 10,000 is 1,20,000। तो आप देखेंगे मशीन आवर और इसमें ज्यादा कुछ अंतर है नहीं, बहुत ही सिंपल मेथड्स है, सिर्फ वेरिएशन दिया है। चलिए एक और मेथड को स्टडी करते हैं, डिप्लीशन मेथड। ओ, जैसे हमने पहले बात की थी, डिप्लीशन मेथड माइंस या क्वारीज वगैरह में यूज होता है। ये देखते हैं। Depletion is the allocation of the cost of wasting natural resources such as oil, gas, timber and minerals to the production process। मतलब कि ये वेस्टिंग नेचुरल रिसोर्सेज है। अगर मान लो कि कोई
ऑयल फील्ड है जिसमें आप बहुत सारा ऑयल निकाल सकते हो, लेकिन जैसे जैसे ऑयल आप निकालते गए, मान लो कि 1000 मेट्रिक टन का कोई आपको ऑयल वेल मिल गया, अब हर साल इसमें से आप 100 मेट्रिक टन निकाल, तो क्या होगा? ये 100 मेट्रिक टन जैसे जैसे यूज होता जाता है, इसको हम क्या बोलेंगे? वेस्टिंग नेचुरल रिसोर्सेस। और ये कहाँ पे होता है? ऑयल, गैस, टिम्बर एंड मिनरल्स टू द प्रोडक्शन प्रोसेस। मान लो कोई जंगल है, तो ये जंगल के अंदर टिम्बर जो होगा वो लिमिटेड होगा कि भाई 25,000 ट्रीज है, 25,000 नए जो आप उगाते हो बहुत कम उगाते हो, हर साल 5,000 ट्री को कटाई हो जाती है, तो क्या होगा? 5 साल में पूरा जंगल जो है वो आपका रण प्रदेश बन गया। हम्म? इससे कटाई वगैरह जो काम होते हैं उसमें ये सारी चीजें होती है और इसे डिप्लीशन कहते हैं। This method is used in case of mines, quarries, etc., containing only a certain quantity of the product. The depreciation rate is calculated by dividing the cost of the asset by the estimated quantity of product likely to be available to be extracted. Annual depreciation will be the quantity extracted multiplied by the rate per. तो इतना खूबसूरत सेंटेंस पढ़ने के बाद हमें कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि जब तक एग्जाम्पल नहीं करेंगे हमारे दिमाग में चीजें आसानी से फिट नहीं बैठ। इसका सिंपल मतलब क्या है कि आपने एक एस्टिमेट लगाया कि भाई मेरे पास 1000 मेट्रिक टन जो है ये मेरा ऑयल फील्ड है, लेकिन मैं कितना एक्सट्रैक्ट कर पाता हूँ पर एनम? तो सिर्फ 100 मेट्रिक टन। तो मेरा डेप्रिसिएशन रेट क्या रहेगा? 10%। बहुत ही सिंपल है। ओके, अब ये टेस्ट योर नॉलेज का क्वेश्चन है। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन डिप्लीशन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। इतनी चीजें लिखने के बाद आपको क्या लिखना है? नेचुरल रिसोर्सेज इंक्लूड फिजिकल एसेट लाइक मिनरल्स, डिपॉजिट, ऑयल एंड गैस रिसोर्सेज एंड टिम्बर्स। सच रिसोर्सेज एग्जॉस्ट बाय एक्सप्लॉइटेशन। एक्सप्लॉइटेशन मतलब उनमें से खुदाई वगैरह करना। Depletion per unit is calculated as acquisition cost minus residual value divided by estimated life in terms of the production. तो अभी एक एग्जांपल वगैरह हम करेंगे तो इसको आसानी से समझ पाए। Mr. Surya and Company took lease of a quarry on 1st Jan 19 for 1 CR. As per technical estimate, the total quantity of the mineral deposit is 2 lakh tons. Depreciation was charged on the basis of depletion method. Extraction pattern is given in the following table. तो एक्सट्रेशन जो है वो किस तरह से किया गया है? 2019 में 2000 टन, टोटल कितना टन की कैपेसिटी है? मतलब कुल मिलाकर 2 लाख टन की है। तो 2000 अगर हम एक्सपेक्ट कर लेते हैं तो ये कितना होगा? 0.01%। ओके, अभी हमारे पास कॉस्ट कितनी है? 1 करोड़। तो कितने रुपए का हमारा ये डेप्रिसिएशन बनेगा? 1 लाख रुपए। ओके, तो चलिए इसका कैलकुलेशन हम करते हैं। ईयर 2019 हमें करने को क्या कहा गया? सो द क्वारी लीज अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर ईच ईयर फ्रॉम 19 टू 20। दो अकाउंट हमें बड़े बड़े बनाने हैं, तो बना लेंगे, लेकिन पहले वर्किंग कर लेंगे। ये वर्किंग हमेशा लास्ट पेज पे करना है। मैं यहाँ पर इजीनेस के लिए या फर्स्ट पेज पे 2019, 2020, 21। What is the formula? सिंपल। कितना हमारा कॉस्ट है? 1 CR।
कितना एस्टिमेटेड एक्सट्रैक्शन है? 2000 टन्स। टोटल एस्टिमेटेड कितना है? मिनरल डिपॉजिट 2 लाख। ये वैल्यू कितना बनेगा? एक लाख। अब दूसरे की बात करते हैं। सेम फिगर्स, 10,000 डिवाइडेड बाई 2 लाख। ये हमारा आंसर आएगा 5 lakhs। 2000 का मल्टीप्लाई करेंगे 10,000 मतलब 5 से, तो फिगर आएगा। सेम में 15,000, ये 7.5 लाख रुपया होगा, 7,50,000। ओके, सो फिगर तो निकाल लिए, लेकिन अकाउंट कैसे बनाना है वो हम देखते हैं। चलिए पहले बनाते हैं क्वारी लीज अकाउंट। कौन सी तारीख मतलब है? 2019 जनवरी। ये हमने लीज है वो कितने के लिए है? 1 करोड़ की। तो लीज अकाउंट को क्या करेंगे हम? कोरी लीज अकाउंट को डेबिट करेंगे और पेमेंट करेंगे किसको? गवर्नमेंट को। ये हो गया। अब 31 दिसंबर कितने रुपए हमने बाय डेप्रिसिएशन कितना गिना था? सिर्फ 1 लाख। ऐसा क्यों? प्रोडक्शन कम है, सिर्फ 2000 टन है। उसकी जो अभी इसका बैलेंस, बाय बैलेंस कितना होगा? 99 lakhs। चलिए अब आते हैं 2022 जनवरी 1 टू बैलेंस। ये कैरी डाउन होगा तो ये ब्रॉड फॉरवर्ड होगा 99 lakhs। बाय डेप्रिसिएशन हमने 5 lakhs गिना था। 94 lakh इज द बैलेंस। अब देखेंगे कि इसमें कुछ ज्यादा बहुत सिंपल तरीका है, लेकिन अगर आप दोनों अकाउंट को ऐसे ही देखोगे तो ये बहुत बड़ा सम लगेगा, लेकिन छोटा सा है। $94 minus 7,50,000, that is 8650. 6,50,000. 22 January 1 to balance आ जाएगा 86। चलिए एक और अकाउंट हमें बनाना है और वो है हमारा डेप्रिसिएशन अकाउंट।
to for release account by P&L. So friends, this is how this term is done. चलिए प्रेजेंटेशन देख लेते हैं आईसीआई ने कैसे किया है. यस, हम लोग सिर्फ आईसीआई की नकल ही करते हैं, क्योंकि अलग प्रेजेंटेशन इसका हो नहीं सकता, और करेंगे तो मार्क कट है. तो जहां तक हो सके आईसीआई के प्रेजेंटेशन को आपको बरकरार रखना. अभी एक मेथड्स पूरे हो चुके. जो अभी टॉपिक है बहुत ही सिंपल है कि कभी कभी कोई एसिड हम लेते तो है, लेकिन बाद में उसको डिस्पोज करना पड़ता है, या तो वो ऑब्सोलीट हो गई, या तो फिर कोई कारण से मशीन खराब हो गई, या तो हमने सेल कर दिया, नई मशीन ली, वगैरह वगैरह. अभी हमें ये कैपेसिटी जो है वो कम पड़ रही है, तो ऐसी सारी चीजें हो गई. तो इसमें दो संभावना है, या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा. Whenever any depreciable asset is sold during the year, depreciation is charged on it for the period it has been used in the sale year. The written down value after charging such depreciation is used for calculating the profit or loss on the sale of the asset. मान लो कि आपने सेल किया, नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ है, 5 साल पहले आपने लिया था, 10 साल लाइफ वाली एसेट है. तो 3 महीने के बाद फाइनेंशियल ईयर में तो आप अगर सेल करते हो तो 3 महीने का डेप्रिसिएशन पहले गिन लेना है, फिर बुक वैल्यू पे आना है. बुक वैल्यू को आपको सेलिंग प्राइस से कंपेयर करना है और प्रॉफिट एंड लॉस निकालना. द रिजल्टिंग प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ द एसेट इज अल्टीमेटली ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. अल्टीमेटली ये सारे फंड कहाँ जाएंगे? प्रॉफिट हुआ तो भी पी एंड एल एस में, और लॉस हुआ तो पी एंड एल को डेबिट करके लॉस अकाउंट को बंद करेंगे. The resulting profit will be transferred. Thus, all entries relating to the sale and profit or loss on sale of the asset are posted in the respective asset account. सभी एंट्रियां कहाँ पे पोस्ट की जाएगी? एसेट अकाउंट, यानी कि मशीनरी अकाउंट है तो मशीनरी, बिल्डिंग अकाउंट बिल्डिंग. Alternatively, a new account titled asset disposal account में also be opened. बड़ी बड़ी कंपनियां क्या करती हैं कि एक अकाउंट खोल देती है, एसेट डिस्पोजल अकाउंट, in the ledger for the purpose of calculating profit or loss on sale of asset. Calculation सभी पूरा हो जाए उसके बाद वो एंट्रीज डालते हैं. In that case, the book value of the asset will be transferred from asset account to the asset disposal account, and all entries related to the sale, like sale proceeds and calculation of the profit and loss on sale, will be posted in the asset disposable account. तो इस तरह से अकाउंट भी बनाए जाते हैं. देखते हैं हमें कौन सी मेथड के सम दिए जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द बुक वैल्यू ऑफ द एसेट ऑन 1st Jan 22 is 50 lakh. Depreciation is charged on the asset at the rate 10%. On 1st July 2022, the asset is sold for 32 lakhs. In such a situation, profit and loss will be calculated as follows. बुक वैल्यू कितनी थी? 50 लाख. अब 6 महीने का डेप्रिसिएशन गिनना. ओके, कब से कब तक? 1st Jan टू 30 June, मतलब जिस दिन बेचा उसके अगले दिन तक. डेप्रिसिएशन फॉर 6 months एट द रेट 10%. तो 50 लाख का कितना होगा? 5 लाख. उसका आधा 2.5 लाख. तो रिटर्न डाउन वैल्यू कितनी बच गई? 47,50,000. सेल प्रोसीड कितनी मिली? 32 lakhs. तो लॉस कितना हुआ? 15 लाख. चलिए एक इलस्ट्रेशन देखते हैं 7 नंबर का. A firm purchased on 1st Jan 2020 certain machinery for 5,82,000 and spent 18,000 on its erection. मतलब कॉस्ट कितना होगा? 6 लाख रुपया. चलिए हमारा वर्किंग नोट ही बनाते हैं सिर्फ,
बाकी का सब हम प्रेजेंटेशन। कॉस्ट जो है वो 5,82,000 प्लस 18,000 6। कौन सी डेट है? 1 Jan 20। ऑन July 22, मतलब आफ्टर 6 months, अनदर मशीन फॉर 2 lakh वॉज एक्वायर्ड। ये मशीन 1 था। तो ये जो मशीन था वो कितने में एक्वायर किया गुजरात में? कौन सी डेट को? 1 July 2021। The machinery purchased on 1 Jan 2020, having become obsolete, was auctioned for 3,86,000, and on the same date, fresh machine was purchased at a cost of 4। चलिए, तीसरा मशीन लिया और इसको सेल कर दिया। कौन सी डेट को? ये 4 लाख को 1 July। इसकी वैल्यू कितनी आई? 3,86,000। Depreciation was provided for annually on 31st December at the rate of 10% per annum on written down value method। है, तो रिटन डाउन वैल्यू मेथड है, तो पहले साल का 50% बनेगा, फिर उसके बाद पूरे साल का बनेगा, लेकिन 6 महीने में ही बेच दिया है इसको। अब ये कैलकुलेशन जो करेंगे उसमें तीनों एसेट का कैलकुलेशन होगा। तो अभी हमें मशीनरी अकाउंट बनाना है। चलिए चलते हैं मशीनरी अकाउंट बनाने के लिए। मशीनरी अकाउंट जो है उसमें हम पहली एंट्री डालते हैं। इसमें पहला मशीन 1 Jan 2020 को लिया गया था। दूसरा मशीन 1 जुलाई को। दिसंबर 31st को बाय डेप्रिसिएशन। ये 6 लाख के ऊपर पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगेगा। रिटन डाउन वैल्यू मेथड है 60,000। 2 लाख के ऊपर 10%, लेकिन हाफ ईयर का विल बी 10,000। सो टोटल डेप्रिसिएशन कितना बनेगा? 70,000। यहाँ पर हमारा 1 साल का एंट्री पूरा होगा। ये 8 लाख है, तो बाय बैलेंस जो बचेगा वो कितना बचेगा? 7,30,000। नेक्स्ट ईयर 21 जनवरी 1 को ड्यू बैलेंस। ये जो है मशीन 2 है, ये मशीन 1 है। मैं और कैलकुलेशन भी करने होंगे, वर्किंग नोट भी एक बनाना पड़ेगा, क्योंकि मशीन सेल हो रहा है और एक चौथा मशीन मतलब तीसरा मशीन आ रहा है। तो चलिए टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ब्रॉट फॉरवर्ड या ब्रॉट डाउन जो भी आप लिखे, 7,30,000
फिर उसके बाद हमने क्या किया है, 1 जुलाई 21 को एक 4 लाख का मशीन परचेज किया। अब इंटरेस्टिंग चीजें शुरू होती। ओके, सबसे पहले हमने एक मशीन बेचा, तो उसके वहां तक का ये जो हमारा पहला मशीन था 6 लाख वाला, उसमें 6 महीने का डेप्रिसिएशन कितना लगेगा, तो ये हमें वर्किंग नोट के माध्यम से गिनना है। तो चलिए वर्किंग नोट बनाते हैं। वर्किंग नोट में हमारे पास कितने मशीन है, मशीन 1, मशीन 2, मशीन 3। कॉस्ट लिख लेते हैं सभी की। पहली वाली कॉस्ट है 6 लाख, दूसरे की 2 लाख, इसकी 4 लाख। फिर डेप्रिसिएशन फॉर 2020, इसका जो डेप्रिसिएशन 60,000 आया, इसका 10,000 आया। ये तो मशीन आया ही नहीं था। तो बैलेंस कितना बचा, रिटर्न डाउन वैल्यू 5,40,000, इसका 1,90,000। अब डेप्रिसिएशन फॉर 21, तो ये 5,40,000 का कब हमने सेल कर दिया है, जुलाई 1 जुलाई 21 को। तो 1 जुलाई 21 का अगर हमने सेल किया है, तो इसके जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो कितने महीने का लगेगा, 6 महीने का। तो ये डेप्रिसिएशन कितना बनेगा, 5,40,000 पर 10%, 54,000। 54,000 divided by 2, that will be 27,000। यहाँ पर स्ट्रेट वे 19,000 लगेगा। यहाँ पर पहली बार 6 महीने का लगेगा, 4 लाख में से 40,000 कुल मिलाकर 20 लाख। तो इसकी जो वैल्यू रहेगी वो 3,80,000 रहेगी। इसकी जो वैल्यू बनेगी 1,71,000 बनेगी। और इसकी जो वैल्यू बनेगी कितनी बनेगी, 540 माइनस 27,000, 5,13,000। अब इसकी जो सेल प्रोसीड आई है वो कितनी आई है, 3,86,000। तो 5,13,000 माइनस 3,17,000, तो लॉस ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी 1,27,000। इसकी एंट्रियां हमें डालनी है अकाउंट्स के अंदर। ठीक है, तो अभी हमारा काम शुरू होता है। ये 2021 जुलाई 1 को बाय डेप्रिसिएशन कितना आ जाएगा, 27,000। बाय बैंक 3,87,000, 3,86,000। बाय पी एंड एल अकाउंट जो लॉस हुआ है, कितना लॉस हुआ है हमारा, 1,27,000 का, तो यहाँ पर मशीन अकाउंट में क्रेडिट दे देंगे। फिर ईयर एंड के अंदर December 31 में बाय डेप्रिसिएशन, ये डेप्रिसिएशन में हमने सिर्फ 2 एसेट का डेप्रिसिएशन ही लेना है, 90,000 और 20,000, सो 39,000। तो यहाँ पर हमारा बाय बैलेंस निकलेगा, चलिए इसका फिगर निकाल लेते हैं, 27,000, 386,000
127 39,000 minus 11 lakh 30,000, 5 lakh 51,000. So how this machinery account is created? इसमें लर्निंग पॉइंट कौन से थे? लर्निंग पॉइंट सबसे पहला कौन सा था कि जब सेल किया जाता है तो उतने वक्त तक का डेप्रिसिएशन गिना जाता है। अगर लॉस है तो मशीन अकाउंट को क्रेडिट मिलेगा प्रॉफिट एंड लॉस में से अमाउंट ट्रांसफर कर, जो कि हमने यहाँ किया 1,27,000. ओके, सो दिस वाज अबाउट द सेल एंड प्रॉफिट और लॉस ऑन द सेल ऑफ एसेट. चलिए इसका प्रेजेंटेशन भी देखते हैं किस तरह से आईसीआई ने किया है. जैसे अभी हमने किया कैलकुलेशन 2 साल का, और ये वर्किंग नोट जो कि हालांकि हमें पहले ही बनाना है ताकि हमारी एंट्रीज सही. सो फ्रेंड्स, हम इलस्ट्रेशन 8 की शुरुआत कर रहे हैं. ऑन April 1st 2019, Subra Limited purchased a machinery for 12 lakhs. On October 1st, 21, a part of the machinery purchased on April 1st, 2019 for rupees 80,000 was sold for 45,000. And a new machinery at a cost of rupees 1,58,000 was purchased and installed on the same day. Company has adopted the method of providing 10% per annum depreciation on the written down value of the machinery. Fine. So the necessary ledger accounts for the year ended 31st 2020 to 2022, मतलब 3 साल के दे रहे हैं. Assuming that provision for depreciation account is not maintained, provision for depreciation account is maintained. चलिए दोनों मेथड से हमें करना है. 3 साल के अकाउंट बनाने हैं और नेसेसरी लेजर अकाउंट्स बनाने हैं. जब नेसेसरी लेजर अकाउंट्स है तो दो तो मेन इसमें होते हैं, एक होता है मशीनरी अकाउंट और दूसरा डेप्रिसिएशन अकाउंट. तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं वर्किंग से. तो वर्किंग कैसे बनाएंगे? पहले जो है उसमें डेप्रिसिएशन का अकाउंट आपको मेंटेन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का मेंटेन नहीं करना है. दूसरी मेथड में करना है तो उसमें लेजर अकाउंट ज्यादा बनेगा. तो सबसे पहले हम वर्किंग कर लेते हैं जो कि कॉमन रहेगा दोनों के लिए, और बाद में हम सॉल्विंग करेंगे क्वेश्चन का. ओके, तो यहाँ पर हम कुछ वर्किंग कर लेते हैं. 1 अप्रैल 2019 को 12 लाख की मशीनरी दी गई. ये 12 लाख की मशीनरी है. ये हम M1 कह सकते हैं या जो भी कहिए. एक इसमें आपको एक सी का पार्ट है 80,000 वाला, इसको हम M2 नाम दे देते हैं, और जो नया परचेस कर रहे हैं उसे M3 नाम देते हैं. कोई भी नाम आप दे सकते हो, इट्स नॉट हार्ड एंड फास्ट. ओनली थिंग इज दैट वी आर प्रिपेयरिंग ए वर्किंग नोट. ओके, अब 1/4/19 है, उसके बाद सीधा ट्रांजेक्शन कब हुआ है? ऑन October 1st 2021 को. तो तब तक कुछ नहीं हुआ है. मेथड 10% डेप्रिसिएशन रिटन डाउन वैल्यू पर है. तो 31 मार्च 2020 को इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगा होगा 1,20,000, और इसकी बुक वैल्यू कितनी रही होगी? 10,80,000. ये क्लियर है, इसमें कुछ हमें सोचना नहीं है. अब 21 में कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है. October 1st 2021, मतलब 2021 का साल है. ये कौन सा साल था? 2019-20. अब साल होता है 2020-21 का. इसमें ओपनिंग ये है 31 मार्च को 2021 को जो डेप्रिसिएशन था वो कितना रहेगा? 1,08,000. तो उसकी जो बुक वैल्यू रहेगी वो कितनी रहेगी? ये इनमें से माइनस करते हैं तो 9,72,000. चलिए अभी हमें समझने वाली बात शुरू हो रही है. इतना सिंपल था, इसमें कुछ था. ओके,
अभी ऑन अक्टूबर 1 2021 को, मतलब ये नया साल जो है 21-22 का 1 अक्टूबर 2021 को, इसके हमें दो हिस्से कर देंगे। क्या कर देने हैं? दो हिस्से। क्यों करने हैं? क्योंकि ये 12 लाख में से 80 लाख वाली जो एंट्री थी वो अलग हम सेल ऑफ कर, तो वो 80,000 जो है, ये जिसे हम M2 मान लीजिए कह देते हैं, तो ये 80,000 हुआ। तो उसकी बुक वैल्यू कितनी बनेगी? सिंपल है, या तो आप कैलकुलेशन कीजिए या इसका प्रोरेटा ले लीजिए कि अगर 9,72,000 पर, मतलब 12 लाख पर 9,72,000 होते हैं, तो 80,000 पर ये कितनी अमाउंट होगी? सिंपल कैलकुलेशन, 80,000 मल्टीप्लाई 972 अपॉन 12 लाख। ये होता है 64,800। तो ये 972 का दो हिस्सा बन गया, एक बन गया 64,800 और दूसरा 907,200। आई थिंक दिस मच इज क्लियर। हमने कैसे निकाला? या तो आप 80,000 का पूरा ट्रांजेक्शन कीजिए या ऐसा प्रोरेट वाले। ओके फाइन, चलिए अभी करना क्या है। ये 1 अक्टूबर 21 को बेचा गया, तो इसके इस अमाउंट पर डेप्रिसिएशन लगेगा 1 अक्टूबर 21 को। डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट? तो 64,800 मल्टीप्लाई 10% मल्टीप्लाई 1, मतलब कि ये 6 महीने का है। ओके, तो ये होता है 3240। मतलब इसकी बुक वैल्यू आप कितनी बन गई? 64,800 माइनस 6,156 3240 इक्वल टू 61,560। अब इसका प्रोसीड, सेल प्रोसीड, इसका जो सेल प्रोसीड है वो है 45,000। 80,000 और शॉर्ट फॉर ₹45,000, तो ये 45,000 है। तो इसमें हमें कितने का लॉस हो रहा है? 16,560 का। तो ये जो है वो लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स। ओके, अभी ये 9,720 जो है उसके ऊपर भी डेप्रिसिएशन लगेगा, लेकिन उससे पहले 1 अक्टूबर 2021 को एक और मशीनरी ली गई है, और जिसकी वैल्यू कितनी थी? 1,58,000। सो दिस इज लॉस। तो चलिए अभी 31 मार्च 2020 को जो हम कैलकुलेशन करेंगे डेप्रिसिएशन का, वो कैसे करेंगे? 907,200 है, तो उसका 10% 9,720। 158 का 10% मल्टीप्लाई 1/2, क्योंकि ये 6 मंथ का है, 1 अक्टूबर टू 31 मार्च का, तो ये 15,800 डिवाइडेड बाई 2, 7,900। कुल मिलाकर हम कितना डेप्रिसिएशन करेंगे? 98,620 का। अब इसकी बुक वैल्यू निकाल लेते हैं।
ये मशीन की वैल्यू जो है मतलब नील हो चुकी है, तो ये आएगा ही नहीं। ये 158 माइनस 7,900, 1,50,000 दोनों का टोटल करेंगे 966,580। This is the book value on 31st March 2022. So I hope कि आपको ये समझ में आ गया होगा। नहीं तो फिर से हम जब ये अकाउंटिंग एंट्री डालते हैं तब इसका डिस्कशन कर लेंगे। चलिए मशीनरी अकाउंट बनाते हैं, लेकिन माइंड वेल ये सॉल्यूशन हम किस चीज का दे रहे हैं? When provision for depreciation is not maintained, ये नहीं है तब का। और ये मशीनरी अकाउंट अब हम बनाना शुरू कर। अब हमारे लिए ये आसान हो जाएगा क्योंकि सभी वर्किंग हमारे सामने ही है। 1/4/19 को जो बैंक 12 लाख रुपए का हमने परचेस किया था, इसके ऊपर 31 मार्च 20 को बाय डेप्रिसिएशन हमने जो किया था 1,20,000, इसका बाय बैलेंस 10,80,000। अब देखेंगे कि अगर वर्किंग आप पहले कर लेते हो तो आपको फिर कुछ सोचने की जरूरत नहीं। चलिए अब एक 10/21 को दोनों साइड ट्रांजेक्शन हो गए। एक नई परचेज की है हमने 1,58,000 की। यहाँ पर सबसे पहले सेल प्रोसीड आएगा, बाय सेल प्रोसीड 40,000, बाय डेप्रिसिएशन 3,240, बाय P&L कितना हुआ 16,560। तो ये तीनों ट्रांजेक्शन पूरे हो गए। अभी 31 मार्च को बाय डेप्रिसिएशन आएगा, जो कि हमने निकाल के रखा है दोनों का टोटल को। ये हमारा डेप्रिसिएशन है 31/22 का 98,620। तो हमारे सभी ट्रांजेक्शन यहाँ पर पूरे होते हैं। बैलेंस निकाल लेते हैं। बैलेंस ऑलरेडी हम यहाँ पे निकाल चुके हैं 966,580। सो दिस इज हाउ दिस अकाउंट इज मेंटेन। लेकिन सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हमने इसके अंदर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेंटेन नहीं। चलिए अभी वर्किंग तो हमारा वही सेम रहेगा, लेकिन हमारा एक और अकाउंट यहाँ पर ऐड होता है एंड दैट इज फॉर। तो अभी जो लेजर अकाउंट बनेंगे हमारे, वो कितने बनेंगे? एक तो मशीनरी का अकाउंट बनेगा, दूसरा
प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का बनेगा, डेप्रिसिएशन को भी आप दिखाना चाहते हो तो वो बनेगा, और मशीनरी के अंदर यहाँ पर सभी ओरिजिनल कॉस्ट पे होगा। सो चलिए चलते हैं। यहाँ पर हमने प्रोविजन वाला अकाउंट मेंटेन कर रखा। व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन, यहाँ पर मशीनरी कॉस्ट, मशीनरी अकाउंट, ये जो मशीनरी अकाउंट रहेगा वो एट ओरिजिनल कॉस्ट रहेगा। मतलब दो अकाउंट अब हम मेंटेन करने जा रहा है, एक प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन और दूसरा एट ओरिजिनल कॉस्ट। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी आप कह सकते हो, प्रोविजन को भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर ट्रांजेक्शन सिंपल है, ड्यू मशीन 19 लैक्स। दूसरा, यहाँ पर कोई भी डेप्रिसिएशन की एंट्री नहीं डाली, तो वो चीजें हमें सेम वे ट्रांसफर करनी है। यहाँ पर एक नए मशीन की एंट्री होती है 1/10/21 को, ड्यू बैंक अकाउंट 1,50,000, तो ये हो जाएगा 13,08,000। अभी यहाँ पर हमने 1/10 को एक मशीनरी का सेल किया था, तो बाय मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट, वो मशीनरी की वैल्यू कितनी थी, तो हमें ऑलरेडी देख के रखा है 80,000, सो इट विल बी 80,000। यहाँ पर बैलेंस जो बनेगा वो कितना बनेगा, 12,78,000। तो ये हमारा मशीनरी अकाउंट बन गया। लास्ट में हम इसे क्रॉस चेक भी करेंगे। एक और अकाउंट अभी हमें बनाना है, मतलब 3-4 बनाने हैं। दूसरा जो है दैट इज प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। यहाँ पर डेप्रिसिएशन अकाउंट जो होता है वो नील नहीं होगा। क्यों नहीं नील होगा? क्योंकि ये टेम्पररी अकाउंट नहीं है। जब तक एसेट रहेगी ये एसेट मतलब अकाउंट रहेगा। शुरू होता है 2020 में, जबकि बाय डेप्रिसिएशन अमाउंट आई थी, और कितनी आई थी, 1,20,000। दिस इज द फर्स्ट डेप्रिसिएशन वी हैव डन। यही बैलेंस जो है वो ट्रांसफर हो जाएगा टू बैलेंस कैरी डाउन 1,20,000। कौन सी दिनांक को? 31 मार्च 20 को। चलिए तो नए साल की शुरुआत करते हैं। 1/4/20 से बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,20,000। इस साल में डेप्रिसिएशन से अमाउंट आई है 31 मार्च
21 को बाय डेप्रिसिएशन कितनी अमाउंट थी? 1,08,000। तो ये कुल मिलाकर जो होगा 2,28,000 को हम नए साल के बैलेंस में ट्रांसफर कर। चलिए एक और साल की शुरुआत करते हैं। बाय बैलेंस 2,28,000। अभी इस साल 2 बार डेप्रिसिएशन आएगा, एक 10/21 को और 31/3/22 को। कितनी कितनी अमाउंट आई है? एक तो 3240 जो कि मशीन हमने सेल ऑफ कर दिया है, और एक आया है 98620 को जो कि नए मशीन के साथ हमने इसको बनाया। बाय डेप्रिसिएशन 3240 बाय डेप्रिसिएशन 98620। अभी इसका हम बैलेंस निकालेंगे। $329,860 to balance, carry it down 329,860। माय डियर फ्रेंड्स, इसको थोड़ा सा और टैली करते हैं ताकि हमारे दिमाग में कंसेप्ट बैठ जाए। ये 329 है और यहाँ पर हमारी बैलेंस कितनी है? 13,50,000। इनमें से हम माइनस करते हैं अगर, तो हमारे पास बचता है जो फिगर, वो हमारा पहला टेबल जो होगा उसके साथ आप मैच कर सकते हो, क्योंकि अभी एक और अकाउंट हमें बनाना है, वो है डिस्पोजेबल ऑफ एसेट्स। ये प्रोविजन वाला अकाउंट हमारा बन गया। अभी डिस्पोजल अकाउंट हमें बनाना है। तीनों को टैली करते करेंगे तो हमारा फिगर टैली हो। मशीनरी कितनी डिस्पोज की? 80,000 रुपए की। 1/10/21 को जो मशीनरी डिस्पोजल 80,000। यहाँ पर हमारी जो एंट्रियां होगी वो किस तरह से होगी कि जो डेप्रिसिएशन जो था 80,000 के ऊपर, वो पूरा का पूरा हम यहां से डाइवर्ट करेंगे। तो आपको दिखा देता हूं कितने का है। देखिए ओरिजिनली 80,000 रुपीज जो था, $80,000 में से 64,800 अगर माइनस करते हैं तो ये कुल मिलाकर कितना डेप्रिसिएशन हुआ? 15,200 प्लस ये 3240, तो 18,440। इतनी अमाउंट का जो प्रोविजन है वो हम प्रोविजन अकाउंट में से माइनस करेंगे। क्यों? क्योंकि जब हमने एसेट सोल्ड की थी तो उतनी अमाउंट हमें माइनस करनी थी। तो यहाँ पर मैंने ये जल्दबाजी में जो फिगर निकाला है वो गलत है। पहले क्या करेंगे? टू सेल, टू डिस्पोजेबल मशीन अकाउंट 18,440। 18,440 माइनस 329,860, तो ये हमारा फिगर बन जाएगा
311,420, ये हमारा सही बैलेंस रहेगा, जो कि हम 1/4/22 को चलिए, तो ये मशीन डिस्पोजेबल अकाउंट में अब आगे बढ़ते हैं। पहले इसमें जो डिस्पोजेबल प्रोविजन पड़ा है, मतलब जो प्रोविजन में पैसा पड़ा है उसको हम यहाँ लाएंगे, तो वो कितना होगा बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट? वन एट फोर जीरो। अभी इसको हमें सेल ऑफ करना है, तो इसका सेल प्रोसीड जो आया है बाय सेल प्रोसीड, कहाँ से आता है? वो बैंक से आता है, बाय बैंक भी लिख सकते हो 45,000। अभी इसमें जो लॉस हुआ है उसका फिगर भी हमने निकाला था, कितने का लॉस हुआ था? 16,560 का बाय लॉस। ये P&L में से पैसा आता है 16,560। देखते हैं ये टैली होता है कि नहीं। 18440 प्लस 45,000 प्लस 16,560, तो ये दोनों टैली हो जाएगा। तो ये जो एसेट डिस्पोजेबल अकाउंट है हमारा, नहीं तो मशीन डिस्पोजेबल अकाउंट है, वो नील हो गया। ओके, तो इस तरह से हमने यहाँ पर 3 अकाउंट बनाया। एक डिस्पोजेबल अकाउंट का बनाया, एक प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन का अकाउंट बनाया, और तीसरा जो अकाउंट हमने बनाया वो किस चीज का बनाया? एसेट का। लेकिन ये ओरिजिनल कॉस्ट पे एसेट रहेगी। यहाँ पर आप 12,78,000 जो है, उनमें से अगर ये 3,11,420 को माइनस कर दे, तो आपके पास में 966,580 बैलेंस बचेगा, जो कि हमारा, अगर प्रोविजन अकाउंट डेप्रिसिएशन नहीं होता तो हम मशीनरी अकाउंट में ये फिगर को शो करते थे, उसके साथ टैली हो रहा है। मतलब आप कोई भी मेथड ले लो, दोनों में रिजल्ट सेम होने वाला, लेकिन अकाउंटिंग किस तरह से आप रखते हो वो इम्पोर्टेंट। अब लोग क्यों रखते हैं प्रोविजन अकाउंट? जब प्रोविजन अकाउंट आप रखते हो तो आपका एसेट और लायबिलिटी दोनों का बैलेंस शीट में फिगर जो होगा वो इंक्रीज होगा। ओके, तो आपके बैलेंस शीट की साइज जो होगी दैट विल इंक्रीज, और इसमें थोड़ी आसानियां भी रहती हैं, खास करके बहुत सारी एसेट होती है तब। सो दिस वाज द इलस्ट्रेशन नंबर 8। चलिए आगे बढ़ते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 8 देखा, ये इसका ICA का प्रेजेंटेशन है। When provision for depreciation account not maintained, तो ये सारी 3 अलग अलग प्रकार के अकाउंट और उसका वर्किंग नोट। तो चलिए चलते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 9 की। A firm purchased second hand machinery, second hand है, on 1st Jan 2019 for 3 lakhs, subsequently to which 60,000 and 40,000 were spent on its repair and installation। तो कुल मिला के 4 लाख का खर्चा कर दिया है। On 1st July 2020, another machinery was purchased for rupees 2,60,000. Okay. On 1st July 21, the first machinery having become outdated was auctioned for 320. And on the same date, another machinery was purchased for rupees 2,50,000. Okay. On 1st July 22, the second machinery was sold off and it fetched 2,30,000. Great. Depreciation was provided on machinery at the rate 10% on the original cost annually on 31st December under the straight line. बढ़िया है। Prepare the following accounts in the books of the company: machinery account for the years 19 to 22 and machinery disposable exposure। चलिए, दो चीजें हैं, या तो हम पहले वर्किंग कर लें या तो फिर
सीधा हम अकाउंट बनाने को चलते हैं। अकाउंट बनाने जाएंगे तो वर्किंग जो होगा वो हमें साथ साथ में करना होगा। आप इसे इस मेथड से भी देख लीजिए। तो चलिए बनाते हैं सबसे पहले हम मशीनरी अकाउंट। शुरुआत कहाँ से हो रही है? एक चार। ये कैलेंडर वाला मामला है। तो एक एक जनवरी से है। 3 लाख रुपीस है। 60,000 एंड 40,000। यहाँ पर 31 दिसंबर 19 को डेप्रिसिएशन किया होगा। कितने का डेप्रिसिएशन किया होगा? ये कुल मिलाकर 4 लाख की एसेट बनी है, तो 40,000 की। स्ट्रेट लाइन मेथड है तो ये डेप्रिसिएशन चलता रहेगा। ओके। स्ट्रेट लाइन मेथड। तो चलिए ये हो गया। अब इसका बैलेंस निकाल लेते हैं। बाय बैलेंस कैरी डाउन 3,60,000 होगा। देखते हैं अभी इस साल में कुछ ट्रांजेक्शन हुआ है या नहीं। On 1st July 2020, okay, fine. Another machine was purchased for 2,60,000. अभी यहाँ पर हमें डेप्रिसिएशन गिनना है। 31 दिसंबर 20 को बाय डेप्रिसिएशन। इसके अलावा और कोई ट्रांजेक्शन? तो ये जो पहला मशीन था उसके ऊपर हम कितना M1 पर 40,000 का करेंगे डेप्रिसिएशन। दूसरा जो मशीन है M2 नाम दे देते हैं इसको। ये 2,60,000 के ऊपर स्ट्रेट लाइन मेथड से 10% करना है, लेकिन 6 मंथ की वजह से ये 13,000 होगा। तो ये कुल मिलाकर 53 था। तो अभी इसका बैलेंस हम निकालेंगे। ₹567,000। चलिए अब हमारा और वर्किंग जो है वो शुरू होगा। On 1st July 21, the first machinery having become outdated was auctioned for 320, and on the same date, another machinery was purchased for 2,50,000। चलिए, तो एक एक साथ 21 को तो बैंक कर लेते हैं। इसे हम मशीन 3 नाम दे देंगे। ये कौन सा होगा? 2,50,000। अभी
एक साथ 21 को हमने एक और मशीन सेल किया है, और वो कितने के लिए किया है? 3,20,000 को। आगे बढ़ने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा? मशीन जो है हमारा पहले वाला, जिसमें डेप्रिसिएशन हमें 6 महीने का गिन, तो ये जो हमारा पहला मशीन है उसमें 40,000 डेप्रिसिएशन लगता था, तो अभी कितने का लगेगा? 20,000। अभी हमें पूरा हिसाब समझने के लिए एक डिस्पोजेबल अकाउंट बनाना पड़ेगा, तो वो हम बना लेते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे कि ओरिजिनली 4 लाख का मशीन था, जिसमें से 40,000 गया, फिर दोबारा 40,000 गया। अभी और 20,000 जा रहा है। तब अभी इस मशीन की वैल्यू कितनी है? 3 लाख। तो 3 लाख रुपया जो वैल्यू है, उसके सामने हमें प्रोसीड कितनी मिल रही है? 3,20,000। तो उसका मतलब यह है कि 20,000 इज अवर प्रॉफिट। ओके, तो यहाँ पर मशीन अकाउंट में कितना जाएगा? 3 लाख अकाउंट। एक साथ 21 को कितना रुपया आया था बाय बैंक? 3,20,000। तो ये जो है वो P&L में प्रॉफिट इसके ऊपर 20,000 हुआ है, वो चला जाएगा। तो ये हमारा अकाउंट यहाँ पर एक एसेट के लिए पूरा होगा। तो दूसरी एसेट सेल करेंगे, दोबारा बनाएंगे। चलिए हमारा मशीनरी अकाउंट पे वापिस आते हैं। यहाँ पर डेप्रिसिएशन जो है वो हम 20,000 लेंगे। फिर ये जो हमारा मशीन है, बाय मशीन 1 सोल्ड, उसका 3 लाख रुपया हमारे पास आएगा। यहाँ पर 3,20,000 की एंट्री नहीं होगी, क्योंकि डिस्पोजेबल अकाउंट है, तो वहां से हमने प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर दिया है। तो यहाँ पर सिर्फ 3 लाख की एंट्री होगी। अभी और डेप्रिसिएशन होगा, वो कब होगा? 31 दिसंबर 2021 को। तो बाय डेप्रिसिएशन हमारा जो दूसरा मशीन है 260 का, उसमें ऑलरेडी 13,000 का डेप्रिसिएशन लग चुका है, तो 26,000 का और लगेगा। तीसरा मशीन है हमारा, जो कि हाल ही में लिया है 2,50,000 का, तो उसके ऊपर हम 6 महीने का डेप्रिसिएशन लेंगे 12,500। तो कुल मिलाकर इस साल का डेप्रिसिएशन 20,000 प्लस 26,000 प्लस 12,500, 58,500 प्लस ये प्रोसीड आया है 3 लाख। तो अब क्या हुआ? अभी दो एसेट हमारे पास है, और वो दोनों एसेट जो है उसका बैलेंस हम ट्रांसफर करेंगे। चलिए 31 दिसंबर को बैलेंस ट्रांसफर करते हैं। कितना बनेगा? 567 प्लस 250, 817,000 minus 3,58,500, 458,500।
चलिए और आगे बढ़ते हैं और नए साल 1122 में आते हैं। अभी यहाँ पर क्या ट्रांजेक्शन हुआ है देखते हैं। On 1st July 2022, the second machinery was sold off and it fetched 2,30,000। चलिए पहले डिस्पोजेबल अकाउंट बना लेते हैं। तो ये जो हमारा डिस्पोजल अकाउंट है उसमें से 1/7/22 टू मशीनरी अकाउंट 1/7/22 बाय बैंक कितने रुपए में सेल किया सेकंड मशीन को 2,30,000। अभी पहले हमें इसकी वैल्यू समझनी पड़ेगी और डेप्रिसिएशन करना पड़ेगा। 1/7/22 को बाय डेप्रिसिएशन मशीन ट्यूब के ऊपर कितना है देते हैं। चलिए पहला मशीन हमने सोल्ड ऑफ कर दिया है। अभी दूसरा मशीन जो था 2,60,000 का, उसमें से कितने का मतलब डेप्रिसिएशन हो चुका है। 2,60,000 माइनस पहले 13,000 का हुआ था, उसके बाद 26,000 का हुआ। अभी तीसरे साल में और 13,000 का होगा, 2,08,000 इसकी बुक वैल्यू बचेगी। ये जो बुक वैल्यू है 2,08,000, उसके सामने हमें 2,30,000 मिले हैं, तो इसमें प्रॉफिट होगा इसमें भी। तो ये 230 जो मशीन अकाउंट 2,08,000 और 2 P&L 22,000। अब देखते हैं, ये ऑब्जर्व करेंगे कि अभी जो इलिस्ट्रेशन है उसकी साइज काफी बढ़ रही है। तो एक एक को सॉल्व करने में हमें 20-25 मिनट लगा। ओके, सो दिस वाज 2,08,000। मशीन अकाउंट में हमें डेप्रिसिएशन 13,000 का ये मशीन 2 का बनेगा। उसके बाद अगर हमने कोई मशीन लिया है तो उसका एक डेप्रिसिएशन बनेगा 25,000, तो 2,50,000 वाला है उसका। 25,000 का बनेगा 31 दिसंबर को। साथ में ये जो मशीन हमने सेल किया, सिर्फ मशीन का फिगर आएगा 2,08,000। ये दोनों डेप्रिसिएशन 38,000। अब जो हमारे पास बचा है एसेट वो सिर्फ एक मशीन 3 बचा है और उसकी वैल्यू माइनस डेप्रिसिएशन हमारे पास बचा। देखते हैं उसका बैलेंस क्या है। हमारे पास अभी एक मशीन बचा है जो कि 2,50,000 का लिया था। इसमें से 12,500 की एक एंट्री गई डेप्रिसिएशन की, एक 25,000 की गई। तो ये दोनों को आप माइनस अगर करते हो तो हमारे पास 2,12,500 बचता है, जो कि हमारी नई वैल्यू है। और 23 के अंदर ये बैलेंस कैरी फॉरवर्ड का 2,12,500। So this is how we are preparing this type of the account. तो ये जो सम था उसमें हमने दोनों चीजें बनाई। मशीनरी डिस्पोजेबल अकाउंट एक दिन का ही होता है और वो नील हो जाता है।
इट इज जस्ट लाइक अ वर्किंग नोट। और मशीनरी अकाउंट जो है वो हमने पूरा बनाया 22 तक का। इसका प्रेजेंटेशन आईसीआईसी में कैसे किया गया है, ये सभी सालों का है। दिस इज द लास्ट बैलेंस ऑफ द एसेट। और इसका जो दूसरा अकाउंट है मशीन डिस्पोजेबल अकाउंट, जब जब डिस्पोज हुआ है तो उस दिन ये एंट्रिया डली है। चलिए अब आते हैं एक और नए टॉपिक पर। ये टॉपिक है चेंज इन द मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। कभी कभी क्या होता है कि मान लो कि स्ट्रेट लाइन मेथड पे जा रहे हैं और सरकार ने तय किया कि भाई चलो स्ट्रेट लाइन मेथड नहीं, आप अभी रिटन डाउन वैल्यू से इसका डेप्रिसिएशन कीजिए। तो क्या वी हैव टू चेंज द सीक्वेंस। ओके, मतलब पूरी तरह से उसको चेंज करना पड़ेगा। दूसरी ये चीज हो सकती है कि आपके ऑडिटर ने कहा कि आपने अगर ये मेथड एडॉप्ट की होती तो ये ज्यादा सुटेबल रहती आपके बैलेंस शीट को ट्रू एंड फेयर। तो ऐसे संजोगों में भी ये चेंज किया। तो चलिए चलते हैं। The depreciation method applies to an asset should be reviewed at least at each financial year, and if there has been a significant change in the expected pattern of consumption of the future economic benefit embodied in the asset, the method should be changed to reflect the changed pattern. मतलब जो सही है, ट्रू एंड फेयर है, उस तरह से दिखाने के लिए जरूरत हो करना चाहिए। Whenever any change in depreciation method is made, such change in method is treated as a change in the accounting estimate as per the accounting standards. My dear friends, यहाँ पर शब्द इस्तेमाल किया है अकाउंट एस्टिमेट। ये अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं है। आपको ट्रू एंड फॉल्स में अगर ये पूछा जाए कि ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है तो ये नहीं है। अगर अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज होता है तो एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वन डिस्क्लोजर ऑफ द फाइनेंस डिस्क्लोजर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आपको ये पूरी चीजें डिस्क्लोज करनी होगी। लेकिन यहाँ पर एस्टिमेट में है तो डिस्क्लोज करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको क्लेरिफिकेशन देना पड़ेगा क्यों दिए आपने पॉलिसी को एस्टिमेशन क्यों बदला है और व्हाट इज द इम्पैक्ट। इम्पैक्ट को भी आपको देखना पड़ेगा। Its effect needs to be quantified and disclosed separately. A change in accounting estimate may affect the current period only or both the current period and future period. मतलब इस साल में तो इम्पेक्ट करेगा लेकिन आने वाले सालों में ये असर कर सकता है। यहाँ पर एक एग्जांपल है, देख लेते हैं। कॉस्ट ऑफ द मशीन इज 10,50,000, रेसिडुअल वैल्यू 50,000, यूजफुल लाइफ 10 years. The company charged depreciation on SLM for the first 2 years and thereafter decided to adopt the written down value method by charging depreciation at 25%, calculated based on useful life. You are required to calculate depreciation for the third year. तो यहाँ पर जिसे हमने देखा कि SLM के लिए कितना depreciation लगा होगा, तो सिंपल फॉर्मूला है 10,50,000 माइनस 50,000 डिवाइडेड बाई 10 years। तो ये 1 लाख आता हर साल। 2 लाख के बाद 2 साल के बाद इसमें 2 लाख डेप्रिसिएशन लगता तो 8,50,000 इज द बुक वैल्यू। नाउ इसमें से हम माइनस करेंगे स्क्रैप वैल्यू 50,000 की, तो 8 लाख रुपया हमारे पास बच जाएगा। अब डेप्रिसिएशन हमें क्या करना है, इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट third year, the depreciation of 2,12,500, 25% of the 8,50,000 should be debited. In case the entity would have continued with the straight line method, depreciation of the third year would have 1 lakh. यहाँ पर आप देखेंगे कि इन्होंने डेप्रिसिएशन 25% किया है और स्क्रैप वैल्यू को निकाल दिया है, तो इससे 8,50,000 जो हमारी बुक वैल्यू बची है उसका 25% करते हैं।
तीसरे साल का कितना बन जाएगा? 2,12,500। ओके, सो हाउ दिस अफेक्ट्स, ये 2,12,500 हो गया है, 1 लाख होना था, तो 1,12,500 जो है वो प्रॉफिट कम होगा, और ये इसकी इम्पेक्ट आने वाले 1-2 साल तक। चलिए चलते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 10 में। ये इलस्ट्रेशन करने से पहले हम यहाँ पर थोड़ा विराम करते हैं, हमारा पार्ट 2 को यहाँ पर स्टॉप करेंगे। अगले पार्ट में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस हियरिंग, और उसके बाद हम इलस्ट्रेशन को जारी रखेंगे, जो हमारे प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन भी करेंगे और प्रैक्टिस क्वेश्चन भी। तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस हियरिंग।